हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैप यूट्यूब चैनल। अभी तक आप सभी को पता चल चुका होगा कि जस्ट का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। 11 मार्च को भी एग्जाम हमारा कंडक्ट होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। 25 फेब तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इस वीडियो में गाइस इसी एग्जाम के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस एग्जाम का हमारा सिलेबस क्या रहता है, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है, हमारा पैटर्न क्या होता है। तो इन्हीं सभी चीजों के हम बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन गैस हम इस सीक्वेंस के अंदर जा रहे होंगे। अगर आपको टाइमलाइन देखनी है तो गैस डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल दिए, आप वहां पर जाकर के सीधा उस पोर्शन के ऊपर भी जा सकते हो। हम यहाँ पर जस्ट सिलेबस देखने वाले हैं कि जस्ट के अंदर आपका क्या क्या सिलेबस रहता है। हम पैटर्न देखेंगे कि आपका पैटर्न क्या होता है। हम एग्जाम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे होंगे, साथ में जो है जस्ट एग्जाम का कोर्स आ रहा है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर, उसके बारे में जान रहे होंगे डिटेल्स कि उस कोर्स के अंदर आपका क्या क्या रहने वाला है। ओके, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। साथ में जो आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। अगर आप डायरेक्टली स्किप करना चाहते हो, कोई पोर्शन देखना चाहते हो, तो नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, डायरेक्टली आप वहां पर जा सकते हो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि जस्ट एग्जाम का हमारा सिलेबस क्या रहता है। तो गाइस सबसे पहले तो यार ये समझना हमें जरूरी है कि जो जस्ट का एग्जाम होता है ना, वो जो स्टूडेंट इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए एग्जाम दे रहे हैं या फिर डायरेक्टली पीएचडी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनका जो एग्जाम होता है वो सेम होता है। यानी कि सिलेबस भी सेम है, एग्जाम भी सेम है, बस आपका जो रिजल्ट है यानी कि जो आपकी रैंक है वो अलग अलग निकल करके आ रही होगी। तो आपके सिलेबस के अंदर एमएससी के भी कुछ टॉपिक इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जो आपके आईटी जैम के सिलेबस के अंदर नहीं थे। ओके, और इसी वजह से जो कोर्स आ रहा है गाइस उसके अंदर वो आपके टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। तो अगर इनके साथ टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो एक बार सिलेबस के ऊपर थोड़ा नजर मार लेते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा है, कौन कौन से आपके आईटी जैम के सिलेबस है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो गैस आपके यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है, टेंसर्स है। तो गैस यहाँ पर आपकी जो टेंसर है ये नई चीज है। अलजेब्रा कैलकुलस ऑलरेडी हमने किया होता है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हमने किया होता है। ठीक है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा की बात की जाए तो गैस लीनियर अलजेब्रा ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, ये आपका वही रहेगा जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स होती है। तो उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे होंगे। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने किया होता है। फिर आगे बात की जाए एलिमेंट्स ऑफ स्टर्म लिओयली थ्योरी, तो कैसे कि नया टॉपिक रहेगा हमारे लिए। फिर स्पेशल फंक्शन यानी कि लीजेंड्री बेसल फंक्शन जो होते हैं, हर्माइट फंक्शंस होते हैं, उनकी हम बात की जा रही है। तो गाइस ये हमारे यहाँ पर क्या है, नए टॉपिक्स है। साथ में गाइस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने ऑलरेडी किया हुआ है कोर्स के अंदर भी, मैंने एग्जाम के टाइम पे करवाया था। अगर इनकेस आप असिस्टेंट हो जिन्होंने कोर्स के अंदर एनरोल रखा होगा तो आपने टॉपिक कवर किया होगा पहले। ठीक है, जहां पर हमने कोची इंटीग्रल, रेसिड्यू थ्योरम वो सब हमने कवर किया था। तो यहाँ पर वही पार्ट है हमारे पास। गाइस आईटी जैम के सिलेबस के अंदर जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्ट के सिलेबस के अंदर आपको कंप्लीट मिल रहा होगा कॉन्टूर इंटीग्रेशन जो हमने कवर किया था, राइट। वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर रहेंगी, राइट। उसके बाद गाइस आपका फोरियर सीरीज है, ये आपने जैम के अंदर भी देखा होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज आती है फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये जैम के सिलेबस के अंदर नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप्स मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी मिलेगी और एरर एनालिसिस मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं काफी कुछ आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में यहाँ पर नया है ना। तो ऐसे को हर एक टॉपिक कवर करने की नीड नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप जितने टॉपिक एक्स्ट्रा कवर करोगे वो आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट आईटी जैम की प्रिपरेशन के साथ ही जाते हैं, इवन करेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन बात यह कि अगर आप साथ में कुछ और टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो आप एक प्लस पॉइंट के ऊपर आ जाते हो। तो जितने ज्यादा टॉपिक कवर कर सको 1 मंथ में उतने हमें करने चाहिए। पहले फोकस आईटी जैम का सिलेबस ही है, उसके बाद जितना कवर कर सको उतना अच्छा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो गाइस क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए, न्यूटन लॉज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, कोलिजन, सारी चीजें हमारी क्या है आईटी जैम सिलेबस की। उसके बाद यहां से नया सिलेबस स्टार्ट हो गया। ये गाइस आपका एमएससी का टॉपिक आ गया लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो ये आपका हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास क्या सिमेट्री से रिलेटेड गाइस हमारी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर। फिर कंजर्वेशन लॉज है, अगेन तुम्हारा आईटी जैम का सिलेबस आ गया। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, केपलर प्रॉब्लम, स्मॉल ऑक्सीडेशन, नॉर्मल मोड, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो गाइस सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं। बस यहाँ पर लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन वाला जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, राइट। तो ये पोर्शन हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, एक्स्ट्रा रहने वाला है। तो आई होप कि ये मैथमेटिक्स फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक हमारे एक्स्ट्रा है और कौन से हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो अभी मूव करते हैं गाइस फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। अब गाइस इसके अंदर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर रखा होगा, एक आधे टॉपिक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट, सारा जैम वाला सिलेबस। फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, मल्टीपोल एक्सपेंशन। तो गाइस यहाँ पर मल्टीपोल एक्सपेंशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन हो जाएगा, ज्यादा नहीं हल्का सा, क्योंकि एक्चुअली में हमने ना मोनोपोल डायपोल तो हमने किया ही होता है। बस यहाँ पर हमें एक एक्सपेंशन की फॉर्म में और देखना है उसको कि कंप्लीट हमारे पास फॉर्म क्या होती है मल्टीपल एक्सपेंशन।
ठीक है। तो कुछ कुछ पोर्शन क्या होता है इसके अंदर एग्जैक्टली हमने इस वजह से यहाँ पर नहीं किया होता है, लेकिन ये कि आपको कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं इसकी वजह से अलग से नहीं भी करोगे, अगर जैम वाला कर रखा उतना सफिशिएंट होता है, क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात आती नहीं है। उसके बाद क्या है, फील्ड इन कंडक्टिंग डायरेक्ट्रिक डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मीडिया। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है, ठीक है। हमने डायरेक्ट्रिक के अंदर तो यार देखा है, कंडक्टिंग के अंदर हमने देखा है कि कैसा रहता है, लेकिन ये जो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक मीडिया है ये हमारे लिए क्या रहेगा, नया टॉपिक रहेगा। उसके बाद फेरेडे लॉ, तो फेरेडे लॉ की बात की जाए, किया हमने, टाइम वेरिंग में फील्ड्स किया है हमने, डिस्प्लेसमेंट करंट, अगेन जैम के टॉपिक्स हैं। जैम के टॉपिक काफी सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि यार जैम के टॉपिक के बहुत अलग है सिलेबस, कुछ कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ पर एड ऑन होते जाएंगे। और जैसे देखो यहाँ पर ना जस्ट कुछ टॉपिक्स लिखे गए, इनके आसपास के टॉपिक भी आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि यार जो यहाँ पर टॉपिक लिख दिया बस उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, इसके आसपास के टॉपिक भी तुम्हारे इंक्लूडेड रहेंगे सिलेबस के अंदर, ओके। उसके बाद गैस आगे की बात की जाए, यहाँ पर हमारे पास क्या मैक्सवेल इक्वेशंस है, एनर्जी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हमने किया है कवर। उसके बाद प्रोपगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो गैस यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है ये हमारा नया टॉपिक है, लेकिन जो प्रोपगेशन है वो हमने ऑलरेडी की हुई है, राइट। बस हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि जैम के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। उसके बाद क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिस्पर्सिव एंड कंडक्टिंग मीडिया। तो गाइस ये टॉपिक भी हमने ऑलरेडी जैम के सिलेबस के अंदर कवर किया होता है, जैम के सिलेबस के अंदर होता है ना। उसके बाद डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, तो यहाँ पर ऑप्टिक्स के टॉपिक है, तो डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन रहने वाला ऑप्टिक्स से, और ऊपर वाला जो पोर्शन था वो क्या था, हमारा ईएमटी का था। इसके बाद बात की जाए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स तुम कह सकते हो, एक क्वांटम मैकेनिक्स और एक तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स, इसके अंदर तुम्हारा सबसे ज्यादा चेंज है सिलेबस का, बाकी तुम कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। और एक क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंज एंड हैमिल्टन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत से टॉपिक हमारे क्या होते हैं, नए टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि बात की जाए हमारे पास यहाँ पर जो ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन की होती है हमने, फिर सेंट्रल हमारे पास यार ये हाइड्रोजन एटम आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर एटॉमिक वाला नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। एक एटॉमिक का होता है, क्वांटम का होता है, तो क्वांटम वाला हाइड्रोजन एटम हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास यार वेव फंक्शन बेसिकली हम यहाँ पर डील करते हैं, तो ये वो वाला पार्ट रहेगा। साथ में गाइस हमारे पास यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट रहेगा। तो गाइस यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा भी हमें यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, तो एमएससी का टॉपिक होता है, अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है ये नहीं कि यार कोई छोटा सा टॉपिक है ना। उसके बाद गाइस बात की जाए आगे मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन भी हमारी, उसके बाद यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद गाइस हर्मिटियन ऑपरेटर, ये टॉपिक हमारा जैम के सिलेबस का होता है, इसके पहले वाला नहीं था, ठीक है। स्टार्टिंग में बस इतना था हमारे पास, है ना। उसके बाद हमारे पास सीधा हर्मिटियन ऑपरेटर्स आया है ना। फिर हमारे पास अगेन वेरिएशन प्रिंसिपल और पर्टर्बेशन थ्योरी। तो गाइस सारा क्वांटम का तुम सिलेबस कह सकते हो कि हमारा एमएससी का है, लेकिन ऐसा नहीं है यार कि आपका बीएससी वाला यानी कि जो आपके एमएससी एंट्रेंस का सिलेबस होता है वो नहीं आएगा, आएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं करके, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे। अगर तुम प्रीवियस उठाकर देखोगे तुम्हारे 1D बॉक्स 2D बॉक्स बैरियर पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल से भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां से भी आएंगे, चाहे वो यहाँ पर मेंशन ना कर रखा हो, लेकिन वो तो बेसिक पार्ट है ना क्वांटम का, तो क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। पर्टर्बेशन के भी आएंगे साथ में, बस इतना है, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस। इसके बाद बात की जाए आगे की थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्क हीट, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, सारा का सारा वही है, काइनेटिक थ्योरी, मैक्सवेल रिलेशंस, स्टैटिस्टिकल एंसेंबल। अब गाइस देखो यहाँ पर तुम्हारा थर्मल का पोर्शन कम है, स्टैटिस्टिकल का ज्यादा है, ठीक है। जैम के अंदर सिलेबस की बात की जाए तो थर्मल का ज्यादा होता है, स्टैटिस्टिकल का थोड़ा सा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा रहेगा, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन है, क्लासिकल आइडियल गैस है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, फिर क्लासिकल क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, फर्मी बोस गैसेस हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है। तो गाइस कुछ टॉपिक हमने यहाँ पर कर रखे हैं, कुछ टॉपिक हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन गाइस मेरा यहाँ पर सजेशन ये रहेगा कि जो आपका जैम का लेवल और जो आपका टीएफआर का लेवल है ना, बस आप उसके ऊपर रहना, क्योंकि यहाँ पे जस्ट के अंदर बहुत कुछ है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, क्योंकि यार यहाँ पर आपके सारे एमएससी के टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जस्ट उतना करना जितना आपका टीएफआर और आईटी जैम के लेवल का है, उससे आगे जाओगे तो यार काफी कुछ कवर करना पड़ जाएगा, और लिटरली उसके अंदर तुम्हारा 1 महीना सिर्फ इसको कवर करने में निकल जाएगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैम और टीएफआर सिलेबस के ऊपर फोकस रखा जाए, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास क्या, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, एलसीआर सर्किट, रेक्टिफायर्स, ठीक है। रेक्टिफायर गाइस यहाँ पर तुम कह सकते हो कि हमारा जैम से अलग है, डायरेक्टली रेक्टिफायर टॉपिक हमारा मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पर रहेगा, जैम के सिलेबस के अंदर रेक्टिफायर नहीं होता है। एम्पलीफायर से एक्टिव फिल्टर्स है, ये हमने किया, एक्टिव फिल्टर्स, ऑक्सीलेटर्स हमने किए, एम्पलीफायर्स हमने किए, बेसिक ऑफ ऑप एम्प किया, एप्लीकेशन कही है उसकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है।
तो यहाँ पर जस्ट तुम्हारा एक ये रेक्टिफायर एक्स्ट्रा टॉपिक है और जो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एंड ये तुमने क्लास 12 के अंदर भी किया होता है, ऐसा नहीं कि तुम पहली बार देखते हो। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर किया है ना, बस यहाँ पर एक ब्रिज वेव रेक्टिफायर और आ जाता है, एक जनरल सर्किट भी दिया जा सकता है तुम्हें, राइट। तो उससे भी तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी रैंडम सर्किट बना दिया जाएगा, उसके अंदर ऐसा रेक्टिफायर काम कर रहा हो, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हें हाफ वेव और फुल वेव की तरह दिखेगा नहीं, लेकिन वो ऐसा रेक्टिफायर काम कर रहा होगा, तो वो वाली चीज है। और उस टाइप के क्वेश्चन ऐसा नहीं हमने किए नहीं क्लास के अंदर, किए हमने, बस तुमने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हमने वो किए हैं। जो ऑपरेशन है ना रेक्टिफायर का, वो हमने किया है। क्लिपर याद करो, क्लिपर में क्या होता था, यही तो होता था कि अगर मैं आधी सिग्नल को काट दूं बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर, है कि नहीं। तो इनडायरेक्ट वे में हमने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन बात है कि रेक्टिफायर टॉपिक की बात आती है ना, तो ये बात आती है कि उसके आउटपुट में वोल्टेज कितना है, VRMS VDC कितना है, ठीक है। तो वो वाले टॉपिक जो है वो एक एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पर ऐड हो जाता है यहाँ पर जैस के सिलेबस के अंदर, ठीक है। लेकिन जैम के सिलेबस के अंदर तुम्हारा रेक्टिफायर एज एन टॉपिक नहीं है, ओके। तो ये यहाँ पर हमारा बस रेक्टिफायर ऐड हुआ है, बाकी हमारा एज इट इज का एज इट इज वही का वही सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैम वाला। इसके बाद गाइस बात की जाए यहाँ पर पैटर्न की, कि जेस्ट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहली बात 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ रहे होंगे। अब पार्ट ए की बात की जाए तो उसके अंदर 15 क्वेश्चंस होंगे, और 15 क्वेश्चंस गाइस 3 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 1 मार्क की। तो ये है तुम्हारा पार्ट ए। पार्ट बी की बात की जाए तो गाइस आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स होंगे यहाँ पर भी, ये आपका एनईटी होगा, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या पार्ट बी। पार्ट सी की बात की जाए तो गाइस यहाँ पर 25 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3, यानी कि पार्ट ए पार्ट सी आपके एमसीक्यूज है, पार्ट बी आपका एनईटी है, पार्ट ए और पार्ट बी सी में हमारी नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर पैटर्न है। टोटल आपके 40 क्या आने वाले, एमसीक्यूज आने वाले, 10 आपके एनईटी आने वाले यहाँ पर। तो ये है आपका जस्ट एग्जाम का पैटर्न। तो आई होप की पैटर्न जो है आपको क्लियर होगा। अब गाइस बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो गाइस देखो यहाँ पर एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, बेसिक डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए, और आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। अब जेस्ट के अंदर यार काफी सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि एडमिशन लेते हैं अलग अलग कोर्सेज के अंदर, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के अंदर भी लेते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं, 2 इंस्टीट्यूट है गाइस ऐसे जो सिर्फ एमएससी के अंदर भी एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो कौन कौन से हैं और कौन से वो कोर्स ऑफर करते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए ना गाइस, मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि आप एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं कंप्लीट पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जहां पर आपको क्या मिल जाएगी, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से वो कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है, और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है, आप इसको रीड कर सकते हो, ये वाली पीडीएफ भी मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा एक पीडीएफ और भी मैं अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी जस्ट एग्जाम की, ठीक है। तो ये आपको हल्का सा ओवरव्यू मिल रहा है, क्योंकि देखो इनको पॉइंट्स को रीड करूंगा उसका कोई फायदा नहीं है, सिलेबस को तो यार स्टिल आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा एक्स्ट्रा कि क्या कवर करना है क्या कवर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इस चीज का मैं बोलूंगा इसका कोई फायदा नहीं, तो आप रीड कर सकते हो। और एक बात और, ये चीजें बाद की होती है, ठीक है। आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी तो है ना कि आपने बीएससी कर रखी है, ठीक है, अब आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो पहले एग्जाम को क्रैक करो, उसके बाद देखते रहो कि कहाँ पर मैं एलिजिबल हूँ कहाँ पर नहीं हूँ। एडमिशन तो तब होगा ना, तब एग्जाम निकल जाएगा, अगर अभी इस चीज में टाइम वेस्ट करोगे तो क्या ही रखा है, राइट। तो आप फिर आगे की बात करते हैं, और एमएससी की जो मैं बात कर रहा था उसकी बात कर रहे थे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपको एमएससी ऑफर कर रहे होंगे। तो गाइस आपको एक एमएससी प्रोग्राम मिलता है एचआरआई में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा होगा, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो 2 ही हैं, राइट। इसके अंदर गाइस आपको बीएससी फिजिक्स होना चाहिए, बीई बीटेक होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तो ये आपकी यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर आयुका के अंदर भी एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स गाइस ये तुम्हारी एसोसिएटेड है, ठीक है, एसपीपीयू और आयुका का कंबाइन है यहाँ पर ये, राइट। तो गाइस यहाँ पर भी आपकी बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी है विद 55%, ठीक है। तो 55% आपके यहाँ पर मिनिमम चाहिए आपको बीएससी डिग्री के, तब आप यहाँ पर इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो ये 2 वो कोर्सेज हैं एमएससी के जिससे आप जेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, और बाकी गाइस आप टीआईएफआर आईएससी और आइजर्स में भी जेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका टीआईएफआर गंदा गया था तो ये दूसरा मौका होता है आपके लिए कि टीआईएफआर के अंदर एडमिशन हो जाए, और अगर आपका लेट्स से जैम इनकेस गंदा चला जाए तो आईएससी के अंदर भी आपको इससे मौका मिल रहा होगा एडमिशन का, ठीक है। तो आपको एक सेकंड चांस मिलता है उन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, ओके। अभी बात करते हैं गाइस हम लोग आगे की। अब गाइस यहाँ पर हम बात करने वाले कोर्स की, कि आपको कोर्स के अंदर क्या क्या मिल रहा होगा। तो गाइस कोर्स के अंदर बात की जाए तो आपको आईटी जैम फुल कोर्स की यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जो आपके एक्सेल टॉपिक है उनकी भी आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स मिल रही होंगी, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन, परटर्बेशन थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी टेंसर, लाप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, डिराक डेल्टा। गैस कुछ टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपने ऑलरेडी पहले आईटी जैम का कोर्स मेरा अटेंड किया है तो कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी इनके कवर किए हुए हैं,
तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आपने कुछ टॉपिक पहले से कवर कर रखा है। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन पहले से कवर किया है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हमने कवर कर रखा है, डिराक डेल्टा हमने कवर कर रखा है, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स तो हमने कवर नहीं किए थे पहले, लेकिन ये वाले टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पहले कवर किए हुए हैं, राइट। लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन की बात की जाए गाइस, तो ये आपका लगभग, अगर हम जेस्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें, राइट, तो आपका लगभग ये 6 से 8 घंटे में कवर हो जाएगा, 6 to 8 आवर्स में। ओके, इसके बाद बात की जाए परटर्बेशन थ्योरी की, तो गाइस ये भी आपका लगभग 4 आवर्स के अंदर हो जाएगा, ठीक है। गाइस देखो वैसे टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इनको इस पर्सपेक्टिव से करवाने वाला हूँ कि आपके पास टाइम कम है, तो काइंड ऑफ थोड़ा क्रैश कोर्स ही है ना ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टफ है सिर्फ हम यहाँ पर उसको देख रहे हैं, डिटेल में जाएंगे गाइस तो ये अपने आप में बड़े बड़े कोर्सेज हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको बिल्कुल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मैं कंसाइज करने वाला हूँ चीजों को, तो काफी शॉर्ट में आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिल रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएंगे, असाइनमेंट आपको प्रॉपर मिलेगा, पीवाईक्यूज आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर करेंगे, उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी, वो मेरे ऊपर है कि कैसे कराना है। इसके बाद गाइस आपका जो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा है, तो गाइस ये भी अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टफ है, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। फिर आपके पास गाइस प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी गाइस ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 12th के आते हैं, लेकिन ये नहीं खाली 12th क्लास के आते हैं, उससे एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो कि यहाँ पर आती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। तो ये लगभग आपका है, तुम कह सकते हो कि 2.5 घंटे का कोर्स हो सकता है प्रोबेबिलिटी का, इससे ज्यादा का नहीं पड़ेगा इंक्लूडिंग 12th क्लास, ठीक है। तो 2.5 घंटे में हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद गाइस टेंसर की बात की जाए तो यार ये लगभग आपके यहाँ पर 4 घंटे ले लेगा टेंसर कम से कम। फिर लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए गाइस, तो ये भी लगभग आपके 6 घंटे ले लेगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात की जाए गाइस, तो ये भी तुम्हारे पास एक काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी लगभग आपके 6 से 8 घंटे ले लेगा, ठीक है। इसके बाद डिराक डेल्टा की बात की जाए, डिराक डेल्टा जस्ट 1 आवर का टॉपिक है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन कोई भी नहीं बचेगा, सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे 1 आवर के अंदर, डिराक डेल्टा आपका खत्म हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात की जाए तो गाइस देखो इसको कंप्लीट करने पे आओगे ना जस्ट के हिसाब से, तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पर टीआईएफआर और जस्ट जैम के ऊपर फोकस रखना, उतना कर लोगे उतना सफिशिएंट है, क्योंकि जस्ट के अंदर लिटरली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स काफी डिफिकल्ट आती है, क्योंकि इंक्लूडिंग एमएससी टॉपिक्स के साथ आती है वो। तो आपको जस्ट ये रखना है कि जो आपके बीएससी के लेवल का है सिलेबस आपका वो कवर हो जाए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो इससे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं इसको क्यों डाला, फिर यस मैक्सिमम स्टूडेंट आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर डाला हुआ है, तो इसको भी आपको यहाँ पर कवर करना है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल यार क्वेश्चन फॉर श्योर 3 क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे स्टैटिस्टिकल, ठीक है। तो आपको कवर तो करनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते हो आप इसको, ठीक है। कवर तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 3 में से आप 2 कर पाओ, इतने आपको कैपेबल होना है। जैम टीएफएल लेवल का कर लोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे स्टैटिस्टिकल के, क्योंकि एमएससी का भी आएगा, ठीक है। जो हमारा स्पेलिंग इंटरेक्शन के साथ आते हैं क्वेश्चंस वो आएंगे, तो उनमें थोड़ी सी ट्रबल होगी, तो आपको यहाँ पर फोकस रखना है जैम और टीएफएल लेवल के, ठीक है। तो ये आपके पास रहने वाला है। इसके अलावा गाइस जो आपके जेस्ट एग्जाम के जो पीवाईक्यूज है उनके आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, कुछ पीवाईक्यू सेशन मिलेंगे, जहां पर हम प्रीवियसली डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक से जो आपके आईआईटी जैम के सिलेबस की है ना, राइट, उनके जो आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। साथ में गाइस आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। साथ में गाइस आपको यहाँ पर मिक्स टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, मिक्स टेस्ट मिलेंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट का आपको एक टेस्ट यहाँ पर मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपके 3 टेस्ट हो रहे होंगे, राइट। टेस्ट जो ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, 1 आवर के टेस्ट रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन हर टेस्ट में रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर 3 टेस्ट इधर मिलेंगे मिक्स टेस्ट। उसके बाद गाइस आपको जो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं टेस्ट, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। तो इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। और गैस अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो गैस प्राइस जो है इसका वो रहने वाला है 2000 रुपीज, राइट। तो आप 2000 के अंदर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल अभी ऑफर भी है, 20% ऑफ आप अवेल कर सकते हो। जस्ट आपको यूज करना है कोड अर्ली20 और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। 31 जैन तक गाइस ये एप्लीकेबल रहेगा, तो 31 जैन से पहले आप एनरोल करके आप 20% ऑफ ले सकते हो। और गाइस जो पुराने स्टूडेंट है जिनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा आईआईटी जैम एग्जाम पर, तो 50% ऑफ के साथ कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है, और आपको कोर्स के अंदर एनरोलमेंट मिल जाएगा 50% ऑफ पर, राइट। और गाइस जो वैलिडिटी है इसकी वो टेस्ट एग्जाम की डेट तक रहने वाली, तो अगर इन केस लेट से 1 मंथ आगे शिफ्ट हो जाता है तो आपकी वैलिडिटी भी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इतने ही प्राइस में कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका इन केस एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाता है तो आपकी वैलिडिटी जो है वो भी एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एग्जाम है 11 मार्च को, तो अभी भी
आपके पास यहाँ पर 1 मंथ एंड 15 डेज है। और गैस जिन्होंने आईटी जैम कोर्स के अंदर एनरोल नहीं किया था, तो इसके कोर्स के अंदर एनरोल करने पर भी आपको आईटी जैम कोर्स पर एक्सेस मिल रही है। तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो कि आप कोर्स के ऊपर एक्सेस पा सकते हो इसके अंदर एनरोल करके, और आप वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो। और गैस एक चीज और, आपको यहाँ पर आईटी जैम 2023 की रिवीजन कोर्स जो कि अल्फा बैच था, उसकी भी यहाँ पर साथ में रिकॉर्डिंग्स मिल रही होंगी। तो अगर आपको ये कि काफी फास्ट वे से हमें सिलेबस कवर करना है, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो गैस आपका यहाँ पर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी जिसको रिकॉर्डिंग ना मिल रही हो, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो और अपना सिलेबस को खत्म कर सकते हो। जैसे को किसी का कोई टॉपिक पेंडिंग होता है, किसी का कोई टॉपिक पेंडिंग होता है, अब कंप्लीट सिलेबस कवर करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन बात है कि अगर आपके कोई टॉपिक बचे हुए हैं तो आप उसको इस 1 मंथ में अच्छे से कवर कर सकते हो जस्ट एग्जाम के लिए भी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर फुल कोर्स को एक्सेस दी है। जो भी टॉपिक आपका पेंडिंग है, जो भी आपका टॉपिक वीक है, आप उसके लेक्चर अटेंड कर सकते हो, आपको असाइनमेंट्स मिल रही है, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ में जो आपके जस्ट के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। तो ये था गाइस आपका सारा का सारा इस कोर्स के बारे में, जो कि अभी आया हुआ है जस्ट एग्जाम के लिए। अभी गाइस आगे की बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। गाइस 1 महीना है, क्या सफिशिएंट है? तो गाइस तो डिपेंड करता है कि आपकी आईटी जैम की प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, अगर आपकी आईटी जैम की प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके लिए 1 मंथ बहुत है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कि आईटी जैम की प्रिपरेशन वीक है, तो शायद से मतलब शायद क्या तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यार देखो ना, सिलेबस काफी ऐसा नहीं है ना कि सिलेबस कम है, इनफैक्ट जैम से ज्यादा ही सिलेबस है ना। जैम का तो आपको करना ही चाहिए, वो तो इसका बेस है जस्ट, उसके बाद और भी बहुत कुछ है। तो पहले जैम का सिलेबस के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यार देखो इसका जो लेवल है वो जैम से डिफिकल्ट भी है ना, जैम से डिफिकल्ट भी है। तो जैम की प्रिपरेशन तब अच्छी होगी, तभी आप यहाँ पर चांस बना सकते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि जिनसे जैम एग्जाम क्रैक नहीं होता वो जस्ट निकाल सकते हैं, मैं जस्ट ये कह रहा हूं जिनकी प्रिपरेशन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन स्टिल जैम एग्जाम गंदा चला जाता है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप रिवाइज नहीं कर पाए अच्छे से, है ना। तो अगर वो चीज है तो उस केस में आप 1 मंथ में कर लोगे। लेकिन बात यह कि अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है कि यार आपको बेसिक्स नहीं आते, तो आप प्रॉब्लम फेस करते हो। ठीक है, एक स्कोर आना एक अलग चीज होती है और एक प्रिपरेशन होना एक अलग चीज होती है। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो प्रिपरेशन कंप्लीट तुम तभी बोल सकते हो तब आपने अच्छे से रिवीजन भी कर रखी हो, टेस्ट सीरीज में आप एक अच्छा स्कोर भी बना रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी होती है अच्छी प्रिपरेशन, राइट। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है या अच्छी भी है, तो यार आपके चांस रहेंगे कि आपका जस्ट क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन अगर ये कि आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो फिर उस केस में यार जस्ट निकलने के चांस बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि जस्ट का जो एग्जाम है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर होता है। ओके, इसके बाद स्ट्रेटेजी की बात की जाए गाइस, इस मंथ के लिए क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले गाइस आपको आईटी जैम सिलेबस के ऊपर फोकस करना है, तब तक आपका आईटी जैम एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद गाइस एक्स्ट्रा टॉपिक्स के ऊपर जाना है, पहले अपने आईटी जैम वाले पोर्शन के ऊपर ही वर्क करो। ठीक है, ये नहीं कि अभी लेके बैठ के लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन अभी मत करो, एक बार एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद फिर स्टार्ट करना। ठीक है, इसके बाद गाइस प्रैक्टिस करने आपको जस्ट लेवल प्रॉब्लम्स। गाइस काफी सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि इजी प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट एग्जाम में थोड़े डिफिकल्ट साइड के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारी जो मैथमेटिक्स है वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए, हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो वो चीज है, तो आपको यहाँ पर थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या जैम का सिलेबस एनफ है? देखो यार काफी सारे स्टूडेंट हैं जो जैम के सिलेबस से भी जस्ट एग्जाम करेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऑलवेज कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करने बेटर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जस्ट एग्जाम में यार स्कोर कम बनता है ऑलरेडी, तो अगर आप लेट से कुछ ही पोर्शन करके जा रहे हो, सिर्फ आप जैम का सिलेबस कवर करते जा रहे हो, तो शायद से आप उस कट ऑफ तक ना पहुंच पाओ। तो अगर आपको कट ऑफ तक पहुंचना है तो सजेशन रहेगा कि कुछ टॉपिक्स कवर कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि लैग्रेंजियन हैमिल्टन कवर करो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कवर करो, राइट। उसका परटर्बेशन थ्योरी कवर करो, डिराक डेल्टा करो, और जैम वाली स्टैटिस्टिक्स करो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। भाई तुम्हें 100 मार्क्स नहीं लेके आने कंप्लीट है ना, आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपकी कट ऑफ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपकी कट ऑफ एक अच्छे मार्जिन से क्लियर हो जाए, बस आपको वो रखना है ना। कट ऑफ आपकी क्लियर होगी तो आपकी इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, है ना। तो आपको जस्ट वो चीज रखनी है। तो उसके लिए अगर आप इतने टॉपिक्स कवर करोगे, ये मस्ट है गाइस। इसके अलावा आप जितने कवर कर पाओ उतने अच्छा है, पहले इनके ऊपर फोकस रखना, इसके अलावा जितने आप कवर कर पाओ वो बेटर है। ठीक है, इनमें से भी आप सारे ना कर पाओ तो एटलीस्ट लैग्रेंजियन हैमिल्टन कर लेना, क्योंकि आसान टॉपिक है, क्वेश्चन फॉर श्योर एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं टेस्ट एग्जाम में। ठीक है, ऐसे फिर परटर्बेशन थ्योरी से भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से पक्का 3 क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे।
ठीक है, तो इन टॉपिक्स को करना जरूरी है। ओके, इसके बाद बात की जाए गाइस कि मैथमेटिक्स को तुम्हें क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हार्ड लेवल की प्रॉब्लम्स आएंगी तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो है तुम्हें उसी लेवल के प्रैक्टिस करने, ये नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन करके रह गए। भाई जैम का लेवल का जो होता है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जस्ट में उससे थोड़े से हार्ड लेवल के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप एक हार्ड लेवल का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपकी मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी मैथमेटिक्स क्या होनी चाहिए, एक अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। ठीक है, तो पहले जैम का सिलेबस अच्छे से करो, जैम तक जितने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आप कर लो। जैसे आपका जैम का एग्जाम फिनिश होता है उसके बाद आपको लग जाना है जेस्ट के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उसके ऊपर। ठीक है, साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी रिवीजन, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप उनके ही प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी कोर्स के अंदर आपके पीवाई के सेशंस भी हैं, आप उनको देख सकते हो ताकि आपके जो जेस्ट लेवल प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी कवर हो रही हो। ठीक है, उसके बाद आपको टीआईएफआर की जो प्रॉब्लम्स आप वो भी कवर कर सकते हो। जो टीआईएफआर की प्रॉब्लम्स है उनका भी लेवल बहुत अच्छा होता है, जेस्ट लेवल की प्रॉब्लम्स का भी बहुत अच्छा होता है, तो आप उनको कवर कर सकते हो। और अगर आपकी ये कवर हो जाती है तो फिर आप नेट गेट की प्रॉब्लम्स भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं भी इस कोर्स के अंदर उनकी प्रॉब्लम्स यार इंक्लूड करूंगा जो हमारे सिलेबस से रेलिवेंट है चीजें, उनको मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। मैं नेट की प्रॉब्लम्स भी लेकर आऊंगा, मैं गेट की प्रॉब्लम्स लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो सेशन के अंदर आपको वो प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही होंगी इस कोर्स के अंदर। तो गैस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। फिर आई होप कि आपको सारा यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 31 जनवरी से पहले आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। आपको यहाँ पर 20% ऑफ मिल रहा होगा। जस्ट 1600 के अंदर आपको 11 मार्च तक की वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि जस्ट एग्जाम डेट तक की आपको वैलिडिटी मिल रही है, और आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा होगा जो कि आपको जस्ट प्रिपरेशन के लिए चाहिए। तो आई होप कि गाइस आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, और एक आपको एक थोड़ा सा पाथ मिल गया होगा कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, राइट। गाइस अब बात करते हैं कि आपको इस कोर्स को एक्सेस कैसे करना है, जो कोर्स आ रहा है। तो गाइस आपको उसके लिए क्या करना है, प्रेपकिट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.myprepkit.in। और गाइस जो कंटेंट है वो आप वेबसाइट और ऐप दोनों पर एक्सेस कर सकते हो। आगे को होता है ना कि यार वेबसाइट पर कंटेंट चाहिए सारा, तो गाइस आप वेबसाइट पर भी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, आप असाइनमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, आप टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ आप वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप लैपटॉप से पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ऐप के ऊपर भी सारी चीज की एक्सेस रहेगी, दोनों चीजों के ऊपर आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्स का लिंक, आप वहां पर जाकर के खुद को एनरोल कर सकते हो। इसके बाद गैस अगर इनकेस आपको कोई अभी भी क्वेरी रहती है तो गैस आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पर, यहाँ पर आप कर सकते हो, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो contact@myprepkit.in, राइट। तो फिर इस वीडियो के लिए guys सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीज की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेक्स्ट कर ही सकते हो। मिलते हैं गाइस फिर हम किसी और वीडियो में। टिल देन बाय।